हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री में 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे एक प्रारंभिक समाज समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। तो बहुत ही रोचक ये विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अभी हमने 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है काफी, तो अब मैं 11th क्लास की भी थोड़ा सा शुरू कर रही हूँ और 11th क्लास की हिस्ट्री थोड़ा सा जानेंगे। प्रारंभिक समाज समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन, तो बहुत ही रोचक, ये इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रारंभिक समाज के बारे में इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस अनुभाग में देखिए हम पढ़ेंगे, हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला विषय है सुदूर अतीत। ठीक है, पहला विषय क्या है? सुदूर अतीत। लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे, मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद उसमें हम यहाँ आप पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्रणालियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यानी उदय कैसे हुआ। और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया है। पुरातत्व जो विज्ञानी हैं आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण के प्रयत्न के लिए किए हैं उन्होंने करने के, और उन्होंने जानने की कोशिश की है कि कैसे वो घरों में रहते थे। प्रारंभिक मानव वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंद मूल, और कभी आपने बहुत पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ये बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। किन तरीकों से अपने भाव या विचार जो होते थे उनको अभिव्यक्त कैसे करते थे। या आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कैसे हुआ, क्योंकि शुरुआत में तो इंसान एक को अंदर ये आग और भाषा ये सब चीजें नहीं थी, आपसी बोलचाल में भाषा का प्रयोग नहीं करता था। तो कैसे कब भाषा की शुरुआत हुई, कैसे ये सब चीज शुरू हुई। अंत में आप देखेंगे कि आज की दुनिया में जो भी लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियां में अपना भरण पोषण, उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है। ठीक है, पहले विषय। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगर जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है, और इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ, और ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के जो अवशेष हैं बहुतायत में पाई जाने वाली लिखी सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न शिल्पियों, लिपिक, श्रमिक, जो पुरोहित, राजा रानी आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। और आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। ठीक है, जो पशु चराते थे। एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं तथा काम चलाऊ घरों, आश्रमों, शिलाश्रय यानी जो पहाड़ी होती थी उनमें काट के शिलाएं होती थी और उनमें रहते थे। शिलाश्रय में रहने इंसान जो होते थे आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया, क्योंकि अब हम घर बना के रह रहे हैं, पहले तो ऐसा था नहीं, गुफाओं में रहते थे इंसान। और यह एक बहुत लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाएं जुड़ी हैं। रोचक तथ्य है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना में कम से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी, और अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर, खानाबदोश यानी एक जगह पे रहकर जीवन यापन नहीं करना, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह पर कुछ टाइम एक जगह रहना, फिर दूसरे, आजकल भी जो बंजारे लोग होते हैं काफी, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उस तरीके का जीवन जीते थे। खानाबदोश, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कुछ टाइम यहाँ रहना, कुछ टाइम वहां रहना, और छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर फिर बसे धीरे धीरे। बाद में इन्होंने क्या किया, एक स्थान पर बसना शुरू किया, क्योंकि लगा इन्हें कि हाँ कब तक हम दौड़ते रहेंगे यहाँ से वहां, तो इन्होंने अपना अस्थायी घर बनाना शुरू किया। बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था, यानी 10,000 साल पहले खाना बदोश जो जिंदगी थी उसको छोड़कर एक स्थान पर खेती
करने के लिए ये सब चीजें शुरू हो गई थी। जैसा कि आप देखेंगे विषय 1 में देखें, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठा किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि इस सब की जानकारी की। फिर उन्होंने पौधों को उगाना भी धीरे धीरे सीखा। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा पश्चिमी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जाती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले जो रेशे होते थे, रुई और पटसन, और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोर यानी जो जानवर होते थे उन्हें ढोर भी कहा जाता है, तो ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। जैसे बैल वगैरह होते थे तो उन्हें जोता जाता था, हल चलाया जाता था। तो ये 5000 पहले की बात है, जो अभी काफी टाइम नहीं हुआ है, काफी पहले तक, अभी 30-40 साल पहले तक भी ये चीजें होती थी। अब जाके ये चीजें खत्म हुई हैं थोड़ा। इस घटनाक्रमों के फलस्वरूप एक और अनेक परिवर्तन हुए। सब लोग फसलें उगाने लगे और उन्हें एक ही स्थान पर रहना पड़ता था तब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए, क्योंकि फसल उगाएंगे तो पक जाएगी, काटेंगे तभी तो दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना धीरे धीरे इनके लिए आम बात हो गई और ये रहना शुरू कर दिए। इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे। इस बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी बनाना का बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है। अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर फिर धीरे धीरे ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने वाले तरीके चालू रहे, पर औजारों तथा उपकरणों की घिसाई आदि की जो प्रक्रिया थी, चिकना और पॉलिशदार, ये सब की चीजें की जाने लगी। जैसे अनाज की पिसाई, नए उपकरण बनाए गए अनाज की पिसाई। पहले गांव में चक्की होती थी, घर में चक्की 2 पार्ट होते थे जिसमें अनाज अनाज डाला जाता था और पीसा जाता था। तो अनाज की पिसाई और सफाई के लिए ओखली और मूसल, पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा जिनसे जुताई और भूमि साफ की जाती थी, फावड़ा आदि, कुल्हाड़ी वगैरह, और बीज बोने के लिए खुदाई भी की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा, टिन, रागा जैसी वस्तुओं के खनिजों का उपयोग करना भी सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं के गहने औजार बनने का रास्ता खुला। दूरस्थ स्थानों और समुद्र में उत्पन्न होली कुछ अन्य प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये चीजें थी क्या थी? लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियां, ऑब्सीडियन, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। ये जो है ऑब्सीडियन, ये क्या है? ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। स्पर्शतः लोग इन चीजों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि हुई होती गई और गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हुए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी धीरे धीरे तेज हुई। इसके अलावा परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले और कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर भी पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। जब आप प्रारंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण यानी खोज करेंगे तो इन निरंतरता जो है उसमें परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। और यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विशेष अध्ययन के लिए चुना है, यानी सब चीजें तो नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी ग्वाले लोग जो गायों को चराते थे, संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग।
तो बहुत सारी चीजों का हम अध्ययन करें, कालक्रम का अध्ययन कैसे करें। आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन में जाएंगे, प्रत्येक कालक्रम अपने विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो यह ध्यान रखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन हो जाएगा। कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उनकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों के संशोधन करते जा रहे हैं, क्योंकि पहले मानी गई कि हाँ ये तिथि हो सकती है, फिर संभावित तिथियां होती हैं, एकदम एक्चुअल तो होता नहीं सब कुछ, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्राय इन सीमाओं पर जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्राय ऊपर या नीचे, ठीक है। मानव इतिहास की कुछ युगांतकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में बात किया जाएगा और इनके पृथक कालक्रम भी है। तो चलिए हम ये देखते हैं थोड़ा सा। ये है कालक्रम एक, 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, यानी ईस्वी की जब शुरुआत हुई उससे पहले तक, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। और यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बचने की प्रक्रिया और पर प्रकाश डालता है, और कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास हो जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती जो अभी हमने पहले पढ़ा, पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलता है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव, लेखन के बारे में भी बताया गया। आपको यहाँ कुछ नवीनतम प्राचीनतम साम्राज्यों का उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी जाएगी, ठीक है। तो ये कालक्रम है। देखिए अफ्रीका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व, अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले यहाँ से वर्तमान से 14 लाख, यानी 14 लाख पहले वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हो गई। प्रज्ञा माने यानी होमो सपियंस के जीवाश्म मिले हैं 195,000 वर्तमान से पूर्व, ठीक है। वर्तमान से पूर्व 195,000। गुफा आवासों में चित्रकारी 27,500। पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया, गधों को पालतू बनाया गया। सबसे पहले कही जाती है बात कि कुत्ते जो थे उनको पालतू बनाया गया था पहले, ठीक है। तांबे, खेती और तांबे का प्रयोग आदि। हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंश, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि, पैपायरस पर लेखन, मिस्र की बात है ये, ठीक है। और कांच की बोतलों का प्रयोग किया गया मिस्र में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यूरोप, अग्नि के प्रयोग के साथ यहाँ पे मिले हैं 400,000 वर्तमान से पूर्व। प्रगमान होमोसेपियंस के जीवाश्म 40,000। गुफाओं और आवासों में चित्रकारी, गुफाओं की चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में मिली है। गेहूं और जौ की खेती यूनान से शुरू हुई है। तांबे का प्रयोग, यानी यहाँ से गेहूं और जौ की खेती के यूनान से साक्ष्य मिले हैं। तांबे का प्रयोग, घोड़े को पालतू बनाया गया पूर्वी यूरोप में। नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक, व्यापार का विकास, इन सब चीजों का विकास हुआ। लिपि का विकास हुआ, लोहे का विकास हुआ, ठीक है। और लोहे का विकास सूडान, लोहे का प्रयोग मिस्र, ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस समय की बात है ये, ठीक है। ये समय दिया हुआ है 800 से 700। लोहे का प्रयोग 700 से 600 ईस्वी पूर्व, लोहे का प्रयोग मिस्र। प्रारंभिक ओलंपिक खेल यूनान 776 ईस्वी पूर्व। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए ये कई बार पूछा जाता है कि इसकी ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में 776 ईस्वी पूर्व इसकी माना जाता है कि ओलंपिक खेल जो है वहां से शुरुआत हुई है। सिक्कों का प्रयोग भी यूनान। रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईस्वी पूर्व। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान में, सबसे पुरानी प्रजातंत्र की स्थापना। फारसियों का मिस्र पर आक्रमण 500 से 400। 400 से 300 मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना। 322 ईस्वी पूर्व ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। मकदूनिया, सिकंदर के बारे में आपने पढ़ा है। सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता 326 से 323 ईस्वी पूर्व, ठीक है।
और एशिया, दक्षिण एशिया की बात करेंगे, अग्नि का प्रयोग 70,000 ईस्वी पूर्व। रिवाज में प्रसारण कालीन स्थल, मेन मेन पॉइंट हम देखते चलते हैं। प्रगमाना होमोसोपियस से जियास, एशिया से 10,000। वर्तमान कुत्ते को पालतू बनाया गया 14,000। पश्चिम एशिया भीमबेटका, तो भीमबेटका की बात करेंगे क्योंकि हमारे इंडिया की बात है ये, ठीक है, ये भारत की बात है। और भीमबेटका के जो गुफाएं हैं, चित्र हैं, मध्य प्रदेश में है। होमोसोपियंस के जीवाश्म 25,500 वर्तमान से पूर्व श्रीलंका में मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। और भेड़ बकरियों का पालतू बनाया गया, गेहूं और जौ की खेती पश्चिम एशिया। सुअर और पशुओं को पालतू बनाया गया पश्चिम और पूर्व एशिया। कुक्कुट पालन, ज्वार बाजरा अरबी और खेती, कपास की खेती दक्षिण एशिया। तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया। कुम्हार के चाक का प्रयोग यातायात के लिए, पहिए का प्रयोग, ये देखिए संधिया 4,000 से 3,000। लेखन, लेखन का प्रयोग, ठीक है, कुम्हार के चाक का प्रयोग यातायात के लिए, पहिए का प्रयोग 3600 ईस्वी पूर्व। लेखन का प्रयोग 3200 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया से। इंपॉर्टेंट चीज है ये, कांसे का प्रयोग भी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेखन का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो 3200 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया से, ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं। और हल, कृषि, नगर, मेसोपोटामिया। सिल का प्रयोग, घोड़े को पालतू बनाया गया। चावल की खेती दक्षिण पूर्व एशिया। खास पानी में रहने वाली भैंस को पालतू बनाया गया पूर्वी एशिया। हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये लिपि है ये हड़प्पा कालीन संस्कृति के लिपि का प्रयोग। ऋग्वेद की रचना, और यहाँ सन भी देखते चलिए 1500-1400 इस तरह से। नगरों, लेखन, राज्य, कांसे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग पश्चिम एशिया 1500 से 1400 ईस्वी पूर्व। एक कोहान वाले ऊंट को पालतू बनाया गया अरब। लोहे का प्रयोग पाषाण काल, मंगलित में महापाषाण काल, दक्कन और दक्षिण भारत। सिक्कों का प्रयोग तुर्की, पारसी साम्राज्य 546, जिसकी राजधानी पर्सी पोलिस थी। इंपॉर्टेंट है ये, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस लगभग 551 ईस्वी पूर्व, ठीक है। फारसी साम्राज्य 546 ईस्वी पूर्व, जिसकी राजधानी क्या थी, पर्स पोलिस थी। और अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना, पहली बार सिक्कों का प्रयोग, जैन बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है, ये 600 से 500 ईस्वी पूर्व की चीजें हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना फिर उसके बाद हुई 321 ईस्वी पूर्व। चीन में एक साम्राज्य की स्थापना 221 ईस्वी पूर्व। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का कार्य 300 से 200 ईस्वी के बीच में, ठीक है। तो ये कालक्रम हमने देख लिया, और यह है कालक्रम, कालक्रम आगे का। और यहाँ पे देखिए होमोसेपियंस जीवाश्म 12,000 वर्ष से पूर्व, वर्तमान से पूर्व। एक खेती के बारे में जानकारी दी गई है, देखिए अमेरिका है, तो ये सब मिर्च वगैरह है, ये सब अमेरिका से खेती शुरुआत हुई थी। सेम की खेती, कपास और लौकी की खेती 4,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व। गिनी पिग, टर्की को पालतू बनाया गया। मक्के की खेती, ये भी अमेरिका से शुरुआत हुई है, मक्के की खेती। मक्का हमारे यहाँ अमेरिका से आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आलू भी अमेरिका से आया है। मिर्च, कैसावा, मूंगफली की खेती, लामा और अल्पाका को पालतू बनाया गया, ये जानवर है। मैक्सिको के चारों और अल्मेक लोगों की बस्तियां, प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति शिल्प। चित्रात्मक लिपि का विकास 1000 से 900 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और इधर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप। प्रगामाना होमोसेपियंस जीवाश्म समुद्र यात्रा का प्राचीनतम संकेत 45,000 वर्ष, 45,500 वर्ष वर्तमान से पूर्व। चित्रकला 20,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। क्रियाकलाप, प्रत्येक 6 खानों में एक तिथि को लीजिए और उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुष और स्त्रियों की इस तिथि की घटना का क्या महत्व होगा, ठीक है। चित्रात्मक लिखी, ये सब हमने जानकारी हासिल की है, तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ से शुरू करते हैं विषय 1, समय की शुरुआत। तो समय की शुरुआत से इस अध्याय में चर्चा की गई है। मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया,
ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ यानी उदय हुआ, और जिसमें हम कह सकते हैं, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले, कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा है, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। यानी जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं, तो उनकी पहले पैदा हुए थे जो 1,60,000 वर्ष पहले। लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए, अपनी मौत, खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके, अथवा पेड़ पौधों से जो कंदमूल होता था यानी फल वल होता था और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया, आपस में बातचीत भी करना धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया। ठीक है, हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के लिए कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा, जो आज भी चल रहा है। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्रहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों को जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नहीं सभी के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये शब्द जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म किसे कहते हैं? जैसे कोई भी पौधे हैं पुराने, बहुत पुराने पौधे हैं, या जानवर है, या मानव के अवशेष भी हैं, उनके लिए यह प्रयुक्त किया जाता है, जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। ऐसा होता है कि ये क्या होता है, कोई पौधा है और वो पौधा मर गया, तो वो उसी सालों किसी पत्थर के नीचे दब गया, या जैसे भी उसी रूप में वो पड़ा रहता है सालों तक उसी तरीके से, तो ये कहलाते हैं जीवाश्म। ठीक है, ये जीवाश्म कहते हैं इन्हें। देखिए, प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते थे। प्रजाति या स्पीसीज ये कहते हैं। ठीक है, प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों के साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अपनी प्रजाति में ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म, पत्थर के औजारों, गुफाओं, चित्रकारियों, खोजों से मिलती है। प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई। अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही जीवाश्म औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों स्पीसीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर, यानी कुछ शारीरिक लक्षण जो मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा जा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा और अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है, काल निर्धारण करके, जिसमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। यानी एक बार काल का पता चल जाए तो फिर मुश्किल नहीं होता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों में संबंध रखती थी। विद्वानों की हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अभिव्यक्त के रूप धारणा पर आधारित है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया, अर्थात। ठीक है, विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डेसेलफोर्ड नगर के पास
नियंडर घाटी में चूने पत्थरों के खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुल रॉड को सौंपी गई और एक प्राकृतिक इतिहासक थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी, यानी जांच किया तो पाया कि यह जो है आधुनिक मानव की ये जो नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया, उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफोसैन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार उस समय नहीं किया था और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत बाद के समय मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन की एक युगांतरी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई और उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां थी। उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। ठीक है, जैसे माना जाता है कि जो हमारे बंदर हैं ये हमारे पूर्वज थे और पहले इस तरीके से हम हुआ करते थे और धीरे धीरे हमारा विकास होता गया। ठीक है, ये देखते जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। जब हमने जीवाश्म की बात की थी, पाई गई चीजों की सही जगह जानना और उनके काल निर्धारण के लिए बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं को एक स्थान के को जानने के लिए प्रयोग में किए गए। पुरातत्वविद के बाईं ओर वर्गाकार चौकठा दिखाया गया है, एक ऐसी जाली ग्रिड है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर वर्गों में बटी है और इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने उस वस्तु के क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण है, ठीक है, त्रिभुजाकार उपकरण है उस वस्तु की उधर स्थिति दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। ऊपर चित्र में यहाँ देखते हैं, ऊपर चित्र में दिखाया गया कि जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर चूना पत्थर से कैसे अलग किया गया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, जीवाश्म जो है उसको अलग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ही धैर्य चाहिए इसके लिए। क्रियाकलाप अधिकांश धर्म में मानव प्राणियों के बारे में अनेक कहानियां कही गई हैं, पर अक्सर वे वैज्ञानिक खोजों से मेल नहीं खाती। ऐसी कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में पता लगाइए, उनकी तुलना इस अध्याय में चर्चित मानव के क्रमिक विकास के इतिहास से कीजिए। आप उनके बीच क्या समानताएं और अंतर देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नियरडथल मानव की खोपड़ी। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये खोपड़ी क्या बताया कि किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव के पूर्वज, हमारे पूर्वज कौन थे? इन 4 खोपड़ियों को देखते हैं हम। खोपड़ी का एक बानर की है, ये देखिए खोपड़ी, ये बंदर की है। खोपड़ी ख जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है, ये ख वाली। और खोपड़ी ग जो है वो होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी। होमो इरेक्टस जो थे वो सीधे खड़े होकर चल सकते थे प्राणी जो थे, और जो उससे पहले के थे ख तक, ये चल नहीं पाते थे। ठीक है, ये 4 पैरों के, चारों हाथों पैरों से चलते थे, यानी बानर की तरह रहते थे। खोपड़ी घ जो है होमो सैपियंस, चिंतनशील प्राज्ञ मानव, यानी हम जो है आज के। तो ये हमारे जो पूर्वज थे ये है घ। और ये इनके आप जबड़े देख सकते हैं, इस तरीके से बनावट है। इनका बनावट देखिए कैसे चेंज होती जा रही है। ये पहले बहुत आगे को मुंह निकला हुआ है जैसे बंदरों का रहता है, फिर धीरे धीरे ये चीज कम होती होती बिल्कुल ये सीधे हो गई है। तो आज के मानव जो है इसी प्रजाति के हैं, इस प्रजाति के घ होमो सेपियंस मानव है हम। ठीक है,
और इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बना सकते हैं, और खोपड़ियों को मस्तिष्क, खोल और जबड़े, दांत को भी भली भांति आप इनको देख सकते हैं। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वही परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज्यादा लंबी और जटिल, उलझी हुई भी कह सकते हैं, और अनुत्तरित प्रश्न यानी इनके उत्तर नहीं ऐसे प्रश्न भी उठे हैं। कुछ घटनाक्रमों और परिवर्तनों और परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय से कि विस्तार की कल्पना करना कठिन बहुत हो जाता है, बहुत मुश्किल काम है। और यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर, और 100 पृष्ठ जो होंगे 10 लाख वर्षों के बराबर। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की एक पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी के एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में बानर यानी एप शामिल थे, और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में बानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है, और माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो ग्रंथियां होती हैं, प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। हेमिनिड और होमिनाइड और होमिनिड उपसमूह में से विकसित हुए हैं, और उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी। होमिनाइडों का मस्तिष्क क्या अंतर है? होमिनाइडो जो मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे यानी 4 पैरों से चलते थे, 4 पैरों के बल पर चलते थे, लेकिन उनके शरीर का जो अगला हिस्सा और पिछले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्मों के होते जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभव में उनके द्वारा बनाए गए औजारों, उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करें। 2 प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। पहला तो है कि अफ्रीकी बानर का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश जो है के हैं और पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष पूर्व से अधिक से पुराने नहीं, 18 लाख वर्ष से। हाथ का क्रमिक विकास तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में